गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज रेनबो पार्ट 2 का जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, सेकेंड पोएम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन की रचना है। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन कवि हैं। इनका जन्म हुआ है 31 में 1819 को। 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 26 मार्च 1892 को। 26 मार्च 1892 को इनकी मृत्यु हुई है। याद रखना होता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि वाल्ट व्हिटमैन 31 मई 1819 को जन्म लिए और 26 मार्च 1892 को इनकी मृत्यु हुई। द पीपल्स पोएट, ये लोक कवि हैं, जन कवि हैं, लोगों के कवि हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है। आ सकता है कि हु इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट, किसको पीपल्स पोएट कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को। वाल्ट व्हिटमैन को द पीपल्स पोएट कहते हैं, लोगों का कवि यानी जन कवि कहते हैं। इज परहैप्स, और शायद द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, वह सबसे ज्यादा व्यक्तिवादी साहित्यिक व्यक्ति हैं यानी साहित्यकार हैं। वह सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार हैं, इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर हैं, ऐसे साहित्यकार हैं, व्यक्तिवादी साहित्यकार हैं दैट जिनको अमेरिका हैड एवर प्रोड्यूस्ड, अमेरिका ने कभी जन्म दिया है। ये एक ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर हैं, व्यक्तिवादी साहित्यिक व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, लिटरेरी फिगर हैं डैट जिनको अमेरिका हैड एवर प्रोड्यूस्ड, जिनको अमेरिका ने कभी जन्म दिया है, अर्थात अमेरिका में वो जन्म लिए हैं। ही बिगैन वर्किंग, इन्होंने काम करना शुरू किया। ही बिगैन वर्किंग, वह काम करने लगे, वह काम करना शुरू किए एज अ कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे, अपने 12वें जन्मदिन से पहले। अभी वो 12 साल के भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही, अपने 12वें जन्मदिन से पहले ही वो एक कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए। अपने 12th बर्थडे के पहले ही, अपने 12th जो बर्थडे था, इनका जन्मदिन था, यानी उस 12वें जन्मदिन से पहले ही इन्होंने एक कारपेंटर का काम करना, बढ़ई का काम करना शुरू किया। ही आल्सो वर्क, और इन्होंने काम भी किया, और भी काम ये किए एज अ प्रिंटर, एक प्रिंटर के रूप में, मुद्रक के रूप में, छापने वाले के रूप में, टीचर शिक्षक के रूप में, एंड एडिटर और संपादक के रूप में। ये और भी काम किए थे, प्रिंटर का काम किए थे, मुद्रक छापने वाले का काम प्रिंटर के रूप में, टीचर शिक्षक के रूप में भी काम किए थे, और एडिटर संपादक के रूप में भी काम किए थे। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, और ये स्वयं सेवक थे, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, बिना वेतन का। तो जो वॉलंटियर नर्स थे, स्वयं सेवक थे, ड्यूरिंग द सिविल वार, गृह युद्ध के दौरान, अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उस अमेरिकन जो सिविल वार, अमेरिकन जो गृह युद्ध था, उस दौरान ये वॉलंटियर नर्स का काम किए थे, स्वयं सेवक का, स्वयं सेवा करने वाला, अपने इच्छा से ही सेवा करने का इन्होंने काम किया था। तो ये वॉलंटियर नर्स थे। कब? तो ड्यूरिंग द सिविल वार, गृह युद्ध के दौरान। व्हिटमैन्स पोएट्री, व्हिटमैन की कविता, ऑल ऑफ विच, जो सभी, इज कलेक्टेड, संग्रहित है, इन लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास में। व्हिटमैन की जो कविता है, ऑल ऑफ विच, जिसमें सभी वो कलेक्टेड है, संग्रहित है, इन लिप्स ऑफ ग्रास में। व्हिटमैन की कविता लिप्स ऑफ ग्रास नामक जो किताब है,
इसी में सब उसका कलेक्शन है, संग्रह है। तो लिप्स ऑफ ग्रास आ जाता है कि लिप्स ऑफ ग्रास के पोएट कौन हैं, तो वो है वाल्ट व्हिटमैन, जिनमें इनकी सभी कविताएं संग्रहित हैं, उनका कलेक्शन है। तो व्हिटमैन की कविता, वो कविता जो सभी लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है, वो इज नोन, जानी जाती है कविता, वो पोएट्री फॉर इट्स फ्री रिदम्स, अपने स्वतंत्र लय के लिए, सुर के लिए, रिदम्स के लिए, अपने स्वच्छंद लयों के लिए, फ्री रिदम्स के लिए, एंड लैक ऑफ राइम, और तुकान शब्द की कमी के लिए। इसमें राइम जो वर्ड्स हैं, राइम की कमी है इनकी कविताओं में। राइम यानी तुकान, कैट, रैट, बैट, ये राइम वर्ड्स है। तो राइम की कमी के लिए, तुकान शब्दों की कमी, लैक, और स्वच्छंद लय के लिए, फ्री रिदम्स के लिए, स्वतंत्र लय के लिए इनकी कविता, व्हिटमैन की कविता जानी जाती है। व्हिटमैन की कविता, वो सभी कविता जो लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है, वो कविता जानी जाती है अपने स्वतंत्र लयों के लिए, रिदम्स के लिए, और लैक ऑफ राइम, और राइम की कमी के लिए, तुकान शब्द की कमी के लिए। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड, व्हिटमैन सबसे पहले प्रकाशित किए इट इसे लिप्स ऑफ ग्रास को एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने ही खर्च पर। ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इस पर जोर देने के लिए एम्फैटिक एडजेक्टिव है ओन। तो अपने ही खर्च पर इन 1855, 1855 में, 1855 में, 1855 में अपने ही खर्च पर व्हिटमैन इसे प्रकाशित किया। 1855 में सबसे पहले पहली बार इसे अपने खर्च पर, अपने खर्च करके, और व्हिटमैन ने इस लिप्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया, प्रकाशित किया। हाउएवर, फिर भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स, कविताओं का स्वतंत्र रूप, एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस, और आनंद युक्त, हर्ष युक्त समर्पण, त्याग, टू द इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के महत्व के प्रति, कविताओं का स्वच्छंद रूप, स्वतंत्र रूप, फ्री फॉर्म, और हर्ष युक्त, खुशी युक्त जो समर्पण, त्याग, डेडिकेशन, टू द इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के महत्व के प्रति, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, पहली बार अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किए गए, उनका स्वागत नहीं किया गया, रिसीव नहीं किए गए। जबकि इनकी कविता में व्यक्ति के महत्व के प्रति जो जॉयफुल डेडिकेशंस थे, हर्ष युक्त, खुशी युक्त, आनंद युक्त जो समर्पण थे, त्याग थे, और इनकी कविताओं का जो स्वच्छंद रूप था, फ्री फॉर्म था, स्वतंत्र रूप था, वह पहली बार लोगों के द्वारा इनका स्वागत नहीं किया गया, लोगों के द्वारा इसे अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया, प्राप्त नहीं किया गया, वेल रिसीव नहीं किया गया। इन फैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी कविताओं का संग्रह, वास्तव में इनकी कविताओं का जो संग्रह है, कॉस्ट व्हिटमैन को स्थिर करता है, एक मूल्य देता है, एक महत्व देता है, हिज जॉब, उनके कार्य को। वास्तव में इनफैक्ट पोएम्स का, कविताओं का जो उनका कलेक्शन है, संग्रह है, वे व्हिटमैन का जो जॉब, व्हिटमैन को स्थिर करता है, उनके जॉब को, उनके कार्य को स्थिर करता है, मतलब एक लागत देता है, एक उनको मूल्यवान बनाने का काम करता है, मूल्य देता है। एज इट वाज टेकन, जैसा कि इनके कविता के संग्रह को टेकन लिया गया था, टू बी ऑब्सीन, अश्लील माना गया था। जैसा कि शुरू में इनकी कविता को फूहड़, अश्लील, खराब माना गया था। इन 1881 1881 में
आफ्टर मेनी एडिशंस, कई संस्करणों के बाद, क्योंकि 1885 में इन्होंने लिप्स ऑफ ग्रास को सबसे पहले अपने एक्सपेंस पर, अपने खर्च पर पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। तब के बाद कई बार इसका संस्करण हो गया। तो आफ्टर मेनी एडिशंस, कई संस्करणों के बाद, कई बार जब वो किताब छपी, कई बार संस्करण उसका हुआ, तो कई संस्करणों के बाद 1881 में 1881 में ये लिप्स ऑफ ग्रास जो उनकी किताब थी, फाइनली फाउंड, अंततोगत्वा पागली, अंतिम रूप से उसको मिल गया ए पब्लिशर, एक प्रकाशक जो विलिंग इच्छा कर रहा था, एक ऐसे प्रकाशक को पाई जो विलिंग इच्छा करने वाला टू प्रिंट इट, इसे छापने की, और वो भी ऑन सेंसर्ड, बिना सेंसर्ड के, यानी अपरिवर्तित, बिना उसमें दोष देखे हुए, ऑन सेंसर्ड, सेंसर किए बिना, यानी अपरिवर्तित, उसमें कुछ परिवर्तन किए बिना इसे छापने की इच्छा करने वाला एक पब्लिशर जो है अंत में इनके लिप्स ऑफ ग्रास नामक किताब को मिल गया। कब मिला? तो 1881 में। वो भी कई संस्करण, पहले तो 1855 में खुद के खर्च पर ये जो है किसको प्रकाशित किए थे, उसके बाद कई बार संस्करण हुआ, कई बार उनकी किताब पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, लेकिन 1881 में अंत में उनको एक पब्लिशर मिला, एक प्रकाशक मिला जो इच्छा कर रहा था इसको प्रिंट करने की, इसे छापने की, और वो भी अनसेंसर्ड, बिना परिवर्तन किए हुए, बिना उसमें दोष देखे हुए, सेंसर किए हुए। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, इस संग्रह का अनुवाद, इस संग्रह का अनुवाद वर इंथुजिस्टिकली, उत्साहित होकर, रिसीव्ड, प्राप्त किया गया, स्वागत किया गया इन यूरोप में। इस कलेक्शन के अनुवाद को इंथुजिस्टिकली, उत्साहित होकर, रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया, स्वागत किया गया इन यूरोप में। बट लेकिन व्हीटमैन रीमेन, लेकिन व्हीटमैन रहे रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से अनएप्रिसिएटेड, बिना प्रशंसा के, इन अमेरिका में। जबकि इनके कविता का जो संग्रह था उसका अनुवाद यूरोप में बड़ा उत्साहित होकर लोगों ने उसे प्राप्त किया, स्वागत किया, रिसीव किया। लेकिन व्हीटमैन अगर यूरोप से तुलना करे तो रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से वो अनएप्रिसिएटेड रहे, बिना प्रशंसा के रहे। कहां पर? तो अमेरिका में, यानी यूरोप की तुलना में अमेरिका में इनकी उतनी प्रशंसा नहीं हुई, अनएप्रिसिएटेड रहे। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये केवल उनके मरने के बाद ही था कि ही कुड विन, वह जीत सके एप्रिसिएशन, प्रशंसा इन अमेरिका में फॉर हिज ओरिजिनल, अपने वास्तविक, एंड इनोवेटिव, और इनोवेटिव, अपने नवीन, नए एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के लिए ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन व्यक्तिवाद के। ये तो उनके मरने के बाद था। मर जब गए तो मरने के बाद अमेरिकन व्यक्तिवाद का जो उनका ओरिजिनल, वास्तविक और जो नवीन अभिव्यक्ति थी, जो एक्सप्रेशन था, उसके लिए अमेरिका में वो प्रशंसा जीत सके। यानी अमेरिका में लोगों ने उनकी प्रशंसा जीते जी उतना नहीं की जितना कि मरने के बाद की। मरने के बाद लोग इनके महत्व को समझे। अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म पर जो इन्होंने फोकस किया था, उस जो उनकी वास्तविक और नवीन जो अभिव्यक्ति थी, उसके लिए अमेरिका में वो प्रशंसा जीत सके केवल मरने के बाद। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड, जिसमें शामिल है कौन? तो एक है लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में, और दूसरा है ड्रम टैप्स। तो इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण थी, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। अब हम पोएम को देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। स्वयं का गीत, स्वयं के लिए गीत, अपने लिए गीत,
अपना गीत। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म पर, अमेरिकन व्यक्तिवाद पर प्रकाश ये कविता डालती है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं, मैं आनंद मौज खुद अपने आप में मैं मौज में रहता हूं, खुद मैं उत्सव मनाता हूं, स्वयं मैं उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूं, स्वयं के लिए अपने लिए गाता हूं, स्वयं गाता हूं, खुद गाता हूं मैं स्वयं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद स्वयं उत्सव मनाता हूं, आनंद में रहता हूं। और सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूं। एंड व्हाट आई एस्यूम, और जो मैं स्वीकार करता हूं, जो मैं मानता हूं, यू शैल एस्यूम, तुम अवश्य स्वीकार करोगे। अभी कहता है कि जो आज मैं जिन विचारों को, जिन बातों को मैं मान रहा हूं, जो मेरे दिमाग में है, वो तुम अवश्य स्वीकार करोगे। तुम यानी ऐ अमेरिका वासियों, तुम भी अवश्य स्वीकार करोगे, क्योंकि हम लोग चाहे वो गोरे हों, काले हों, निग्रो हों या व्हाइट हों, दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। ये कोई इंफीरियर नहीं है तो कोई सुपीरियर नहीं है, सभी सेम है, बराबर हैं। अतः तुम अवश्य मानोगे जो मैं आज मैं मानता हूं, यू शैल एस्यूम, तुम अवश्य स्वीकार करोगे। फॉर कारण कि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर अणु जो मुझ में है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसी तरह से तुम में है। जिन जिन अणुओं से मैं बना हूं, जो जो अणु, जो जो एटम मुझ में हैं, बिलोंग करते हैं, वही तुम में बिलोंग करते हैं, वो भी तुम में है। तो कवि कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं आनंद मनाता हूं, उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूं, अपने आप में मैं मस्त रहता हूं। एंड व्हाट आई एस्यूम, और जो मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, यू शैल एस्यूम, तुम अवश्य स्वीकार करोगे। और जो मैं मानता हूं, तुम अवश्य स्वीकार करोगे। फॉर कारण कि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर अणु जो मुझ में है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसी तरह से तुम में है। इतने ही अच्छे ढंग से वो सारे अणु तुम में भी है, जो मुझ में अणु है, वही अणु तुम में है। हम लोग भिन्न नहीं है, तुम और हम भिन्न नहीं है, गोरे काले सभी एक है, सेम है। आई लोफ, आगे कभी कहता है कि आई लोफ, ये LOAF ही ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न में LOAF होगा। तो आई लोफ, मैं भटकता हूं, या लोफ वर्ब का काम कर भटकना, इधर उधर। तो मैं भटकता हूं, घूमता हूं, मैं इधर उधर घूमता रहता हूं, भटकता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आत्मा को आमंत्रित करना मतलब कोई भी कार्य मैं आत्मा की इजाजत से ही करता हूं, क्योंकि आत्मा ही ऐसी है जो ट्रू, एकदम सच्ची जो है पथ प्रदर्शक है, सच्चा जो है गाइड करने वाली है आत्मा। आत्मा कभी गलत करने को नहीं कहती है। तो मैं आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं अपने सोल को, अपनी आत्मा को। मैं भटकता हूं, इधर उधर घूमता हूं और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, अर्थात मैं अपनी आत्मा से पूछ करके ही कोई काम करता हूं, आत्मा की इजाजत से। आई लीन, या लीन का अर्थ है रेस्ट, आराम करना या सपोर्ट लेना। तो मैं आराम करता हूं, सहारा लेता हूं। एंड लोक, और भ्रमण करता हूं, घूमता हूं। एट माई ईज, एकदम चैन में, आराम से मैं घूमता हूं, चैन में। ईज आई ऑब्जर्व, इन ध्यान देते हुए। आई स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के घास के अग्रभाग को। स्पीयर जैसे भाला का जो ऊपरी जो भाग होता है, नुकीला भाग होता है, उस
नुकीला जो भाग, जो अग्र जो भाग होता है, गर्मी का जो घास का भी जो ऊपर वाला भाग नुकीला हो जाता है, घास का भी ऊपर वाला भाग नुकीला, उसके लिए स्पेयर आया है। जो आगे का भाग, घास के ऊपर वाला हिस्सा जो नुकीला हो जाता है, तो मैं गर्मी के घास का, समर घास के स्पीयर को, अग्र भाग को, इस नुकीले भाग को, ऊपर वाले भाग को ऑब्जर्व करते हुए, अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, ध्यान देते हुए, और एट माई ईज एकदम चैन से, आराम से मैं लूप करता हूं, भ्रमण करता हूं, घूमता हूं, भटकता हूं। मैं आराम करता हूं, लीन, या लीन का अर्थ रेस्ट करना, आराम करना, तो मैं आराम करता हूं और घूमता हूं, इधर उधर भटकता हूं, और वो भी एकदम आराम से, चैन से और ध्यान देते हुए। किसको ऑब्जर्व करते हुए? तो स्पेयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के घास के नुकीले भाग को, अग्र भाग को। आगे कभी अमेरिका का चुकी है तो अमेरिकन कनेक्शन को दर्शाता है कि मेरा कनेक्शन, मेरा संबंध, मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव किससे है? तो अमेरिका से है। तो कभी कहता है कि माय टंग, मेरी जिह्वा, यानी मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, और मेरे रक्त का हर अणु, एक एक कतरा, फॉर्म्ड बना है फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से, दिस एयर, इस हवा से। किस मिट्टी? तो अमेरिकन सॉइल और अमेरिकन एयर की बात कभी कर रहा है, क्योंकि कभी कहां का है? पोएट वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका के हैं। तो कहते हैं कि अपने उस देश के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस मिट्टी और इस हवा से, यानी अमेरिकन मिट्टी और अमेरिकन हवा से बना है, मेरी जीवा बनी है, मेरा जीव बना है, और एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, और मेरे रक्त का हर अणु बना है। माय टंग, मेरी जीव, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, मेरे रक्त का हर अणु, फॉर्म्ड, निर्मित है, बना है, दिस सॉइल, इस मिट्टी से, और दिस एयर, इस हवा से। यानी कवि कहता है कि मैं जो जीव, जिससे मैं बोलता हूं, वो जिह्वा, वो टंग, वो जीव, और मेरे रक्त का हर अणु, मेरे रक्त का एक एक कतरा, वो अमेरिकन सॉइल और अमेरिकन एयर से बनी है, अमेरिका की मिट्टी और हवा से बना हुआ है। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, में माता पिता से जन्म लिया हूं। बोर्न, जन्म लिया, हियर, यहां, इस अमेरिका में मैं जन्म लिया। पेरेंट्स, माता पिता से जन्म लिया। अपॉन, अब वो पेरेंट्स भी जन्म लिए हियर, यहां, फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से ही, द सेम, वैसे ही। मैं माता पिता से जन्म लिया, ये पेरेंट्स भी माता पिता से वैसे ही यही जन्म लिए, इसी देश में, इसी अमेरिका में जन्म लिए। एंड दियर पेरेंट्स, और उनके, यानी माता पिता भी, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी, द सेम, वैसे ही जन्म लिए। यानी जन्म की जो प्रक्रिया है वो भी सेम है, और आज से ही नहीं है। इस देश में हम लोग बहुत पहले से जन्म लेते रहे हैं। मैं जन्म, उससे पहले मेरे माता पिता जन्म लिए हैं, उससे पहले उनके माता पिता जन्म लिए हैं। तो यानी हम बहुत सालों से इस देश में हम लोग रह रहे हैं, और सेम जन्म की जो प्रक्रिया है वो सेम है, अर्थात हम सभी एक हैं। जब जन्म की प्रक्रिया भी सेम है तो हम अलग कैसे हैं? सभी लोग, जितने लोग, सबका जन्म एक जैसा होता है, अपने माँ बाप से होता है, तो हम सेम हैं। और हम लोग, कभी ये भी वहां से कनेक्शन दिखाता है कि चूंकि हम लोग केवल यहाँ अमेरिका में अभी ही नहीं है, बहुत पहले से, यानी हमारे माता पिता, उनके भी माता पिता यहाँ रहते आए हैं। तो बोर्न हियर, यहाँ जन्म लिया, और पेरेंट्स, माता पिता से। अब बोर्न, और ये माता पिता जन्म लिए हियर, यहाँ, फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से, द सेम, वैसे ही। एंड दियर पेरेंट्स, और उनके माता पिता भी जन्म लिए, द सेम, वैसे ही। यानी जन्म की प्रक्रिया सेम है, और ये वर्षों से चली आ रही है। इस अमेरिका में जन्म ले रही। आई नाउ, अब कभी कहता है कि आई नाउ, मैं अब 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल का हूं। याद रखिएगा, कभी यहां अपने किस उम्र का जिक्र करता है? 37 ईयर्स ओल्ड कहता है, 37 साल का। मैं अभी 37 साल का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और पूर्ण स्वास्थ्य की शुरुआत में। अब यहां से पूर्ण स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। परफेक्ट
हेल्थ बिगिन करता है, प्रारंभ होता है पूर्ण स्वास्थ्य, और उस वहां जहां परफेक्ट हेल्थ शुरू होता है उस 37 ईयर्स में मैं हूं, 37 साल का मैं हूं। और होपिंग, आशा करते हुए, यह आशा करते हुए कि इसी तरह से मेरा स्वास्थ्य बना रहे, टू सीज नॉट, न रुके न ठहरे टिल डेथ, मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत न रुकने की आशा करते हुए इसी तरह से मैं स्वस्थ रहूं। जो आज मैं हूं ऐसे ही मैं स्वस्थ रहूं, ऐसे ही मेरी अवधारणा, मेरा विचार बना रहे अपने देश के प्रति मृत्यु पर्यंत, इस आशा को करते हुए कभी कहता है कि अभी मैं 37 साल का हूं और यह परफेक्ट हेल्थ यहां से शुरू होता है, और ये आशा करते हुए कब तक, न रुकने की, सीज नॉट, न ठहरने की, तो टिल डेथ, मृत्यु तक न ठहरने की आशा करते हुए। आगे कहता है कवि यानी वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, क्रीड्स यानी मत, धर्म, संप्रदाय, और स्कूल्स का अर्थ यहां है सिस्टम्स ऑफ थॉट, सोचने की प्रणाली, उन धर्मों के बारे में, उन विचार, जो विचार हैं, जो मत हैं धर्म के बारे में। तो मत या जो धर्म से संबंधित जो विचार, संप्रदाय से संबंधित जो विचार हैं, सांप्रदायिक जो विचार हैं, उनके ठहराव में मैं नहीं चाहता हूं कि धर्म या संप्रदाय के जो विचार हैं वो आए, उनको मैं उनकी अनुपस्थिति में, उनके ठहराव में, उनके विराम में, किसके विराम में, तो क्रीड्स एंड स्कूल्स के, उन धार्मिक मतों के, उन धार्मिक विचारों के अनुपस्थिति में, ठहराव में, विराम में, रिटायरिंग बैक, पीछे हटते हुए, उनसे पीछे हटते हुए, अहवाल थोड़ा सेवानिवृत्त होते हुए, रिटायर होते हुए, उनसे, उन धार्मिक विचारों से, उन धार्मिक सोचों से थोड़ा पीछे हटते हुए, सेवानिवृत्त होते हुए मैं आशा करता हूं मृत्यु पर्यंत ऐसे ही बने रहने की। लेकिन वो सफिस्ट, लेकिन वो जो धार्मिक विचार हैं वो काफी है, पर्याप्त है। एट व्हाट दे आर, जो वे हैं वो इतने पर्याप्त हैं, बट नेवर फॉरगॉटन, जो भूले नहीं जाते हैं। मैं सोचता हूं कि थोड़ा पीछे हटूं, उनको विराम दूं, उन धार्मिक मतों और विचारों को, लेकिन वे उतना सफिस्ट हैं, पर्याप्त हैं, काफी हैं वो विचार कि वो भूले नहीं जाते हैं, उनको भूला नहीं जा सकता है। उन विचारों को, उन धार्मिक विचारों को, उन सांप्रदायिक विचारों को, क्रीड्स एंड स्कूल्स को। अब यहां कवि कहता है कि आई हार्बर, हार्बर का अर्थ यहां बिलीव है, विश्वास करना। मैं विश्वास करता हूं फॉर गुड और बैड, अच्छे और बुरे दोनों में, अच्छा और बुरा दोनों में मैं विश्वास करता हूं, अच्छाई में भी और बुराई में भी मैं विश्वास करता हूं। गुड और बैड दोनों को मैं आश्रय देता हूं, दोनों को मैं आश्रय देता हूं, दोनों को गुड और बैड में मैं विश्वास करता हूं। और आई परमिट, मैं अनुमति देता हूं टू स्पीक, बोलने की, एट एवरी हैजर्ड, हर खतरे पर, हर हैजर्ड, खतरा पर, जोखिम पर बोलने की मैं अनुमति देता हूं। यानी हर खतरे को मैं आगाह करता हूं, हर खतरे पर मैं बोलने की साहस करता हूं, खतरे पर मैं चुप नहीं रहता हूं, बोलता हूं, कुछ भी होगा, हर खतरे पर, हर जोखिम पर मैं बोलता हूं। नेचर, वो प्रकृति, वो स्वभाव, वो प्रकृति, विदाउट चेक, बिना जांच के, बिना निसंदेह, विद ओरिजिनल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा के साथ वो प्रकृति जो है वो निसंदेह वास्तविक ऊर्जा के साथ है। यानी इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि नेचर इज द सोर्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। प्रकृति ही जो है वह वास्तविक ऊर्जा की स्रोत है। प्रकृति ही, जो नेचर है, वही ओरिजिनल एनर्जी का, वास्तविक ऊर्जा की स्रोत है। और कभी इस तरह दिखाता है कि चाहे वो अमेरिका में गोरे हों, काले हों,
निग्रो जाति वाले हों या व्हाइट हों, सभी सेम हैं। इस अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म पर कवि जो है प्रकाश डालता है, फोकस डालता है, करता है इस पोएम में।